So we are going to start with the cell division and cell cycle. ठीक है, लास्ट टाइम की तरह ही हम लोग इस बार भी पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, देन विल डू द टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड विल रिजॉल्व क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक. फाइन, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू क्वेश्चंस. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास सेल डिवीजन और सेल साइकिल से रिलेटेड. सो कुछ हम लोग क्लास में कर लेंगे और कुछ आप लोग पर्सनली कर लेना. All have joined? बच्चे कम दिख रहे आज. Okay, so no issues. Let's start. Now, first of all, before discussing cell division and cell cycle, we should know about what is cell basically. So what is cell according to you? क्या है cell? Cell is the basic structure and function unit of the cell. Okay, correct. Okay, so cell is the basic structural and functional unit of life. See, आप जो बोल रहे हो उस पे बहुत फोकस करके बोलो. ठीक है, लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. दैट मीन्स अगर किसी भी, आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा है 11th में ही. ठीक है, हम लोग किसी लिविंग को नॉन लिविंग से कैसे डिफाइन करेंगे? सो सेल इज द बेसिक क्राइटेरिया. एनी ऑर्गेनिज्म विच इज सेलुलर, जिसके पास सेल है, ओनली दैट ऑर्गेनिज्म विल बी कंसिडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर सेल नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग. ओके, अब अगर मैं कह रही हूँ कि सेल है तो उसको हम लिविंग कह रहे हैं, सेल नहीं है तो उसको हम नॉन लिविंग कह रहे हैं. तो सेल है क्या? बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट तो आपने कह दिया, लेकिन ऐसा क्या फंक्शन कर रहा है, ऐसा क्या स्ट्रक्चर है सेल का? सो कोई बेसिक बताएगा स्ट्रक्चर क्या क्या है सेल का? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन. ओके, सो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और फिर सारे ऑर्गेनेलीज है. आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में they do not have well defined nucleus with a proper nuclear membrane and all, वो सब है नहीं. बट yes, जेनेटिक मटेरियल तो है. ठीक है, तो सेल का स्ट्रक्चर आपको पता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर वॉल है. मोस्ट मतलब एवरी सेल हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बस प्लांट के पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग है, दैट इज सेल वॉल है. बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग है, फंजाई के पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग है सेल वॉल की. ठीक है, वो हो गया, ये सब स्ट्रक्चर हो गया. अब फंक्शन क्या क्या है आपको पता है. एवरी सेल कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. अगर मैं मेटाबॉलिज्म वर्ड यूज कर रही हूँ, सो व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? सी, मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स टू प्रोसेसेस. एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म. जो भी मैं बोल रही हूँ, ट्राई टू राइट इट डाउन बच्चा लोग, क्योंकि ये फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड भी है आपके. So what is metabolism? Who will define metabolism? Sum of chemical reaction. Okay, sum of all type of chemical reaction is nothing but the metabolism. So can I include both catabolism and anabolism in metabolism? Yes, ma'am. Okay, so मेटाबॉलिज्म क्या है? जो कैटाबॉलिज्म भी हो और एनाबॉलिज्म भी हो, जिसमें कैटाबॉलिज्म भी होता हो और एनाबॉलिज्म. अभी आप पूछोगे व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? किसी को पता है कैटाबॉलिज्म क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, सो कैटाबॉलिज्म याद रखो, काटना. सो एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है जिसको आप छोटे 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 टुकड़ों में बांट दोगे, स्मॉल स्मॉल पीसेस में कर दोगे, दैट इज नथिंग बट द कैटाबॉलिज्म, जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है. ठीक है, सो मेकिंग complex product into simpler form, that is nothing but the catabolism. And anabolism means what? Using simple small units, you are going to make a big unit. Okay, a big molecule, that is nothing but the anabolism. Okay, so which process is the example of anabolism? कौन सी प्रोसेस में होता है? कोई एग्जाम्पल बताओ मुझे, एनाबॉलिज्म कहाँ कहाँ हो रहा है सेल के अंदर?
जैसे मैंने भी बताया, डाइजेशन में ब्रेक डाउन होता है, रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होके CO2 लिबरेट होता है और ATP प्रोड्यूस होता है। वैसे ही एनाबॉलिज्म कहाँ हो रहा है? गिव मी एग्जांपल, वेरी सिंपल बच्चा, वेरी सिंपल, बताओ क्या बन रहा है आपकी बॉडी में? एनाबॉलिज्म किसका हो रहा है? सिंथेसिस किसकी हो रही है? प्रोटीन। वेरी गुड, प्रोटीन बन रहा है, DNA बन रहा है, RNA, ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स मटेरियल है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, पॉलीसेकेराइड, तो आपको पता है वो छोटे छोटे शुगर यूनिट्स को मिला के एक बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ठीक है। सेम प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, स्मॉल स्मॉल अमाइनो एसिड्स को मिला के, अमाइनो एसिड्स के यूनिट्स को मिला के आपका एक प्रोटीन बनेगा। सेम वे द न्यूक्लियोटाइड ऑल्सो, DNA हो गया, RNA हो गया, वो भी छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके, मोनोमर्स को ऐड करके एक पॉलीमर बनेगा। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनाबॉलिज्म, ठीक है। सो सेल का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा और फंक्शन पढ़ा। सो दीज आर द फंक्शन, टू कैरी आउट रेस्पिरेशन, टू कैरी आउट cell division, to carry out all the metabolic activities, you can say, is nothing but it is a डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही डिफाइन करता है, जिसके पास सेल है वही लिविंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट, आपको पता है देयर आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारे प्लैनेट अर्थ पे कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी है, उनके अंदर सेल डिवीजन ही उनका रिप्रोडक्शन है, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही प्रोसेस है इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बात लिख लो, ठीक है। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यू नो दीज टू प्रोसेसेस आर डिफरेंट। सेल डिवीजन अलग होता है, रिप्रोडक्शन अलग होता है। डू यू ऑल एग्री विथ मी? और Yes, शुड ma'am. आई एक्सप्लेन दिस? शुड आई एक्सप्लेन दिस कि कैसे अलग होता है? No, ma'am. यू ऑल नो दिस, राइट? ठीक है। सो देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे मैंने कहा कि सेल डिवीजन ही, एक सेल से दो सेल बना, वही उनका रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है, बट यहाँ तो यूनिसेलुलर एक सेल की बात चल रही है, तो एक सेल ने अगर दूसरा सेल बना दिया, दैट इज रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज नथिंग बट द सेम इन केस ऑफ द सेल डिवीजन, और reproduction is same in case of the unicellular organism, but in case of multicellular organism और higher organisms में थोड़ा ये दोनों प्रोसेस डिफरेंट। ये हो गई बात। नाउ लेट्स स्टार्ट with our topic. Okay, is my screen visible to you all? दिख रहा है? Yes, ma'am. ठीक है। So what is cell basically? Cell are the basic units of all living things. Cell make up bones, muscles, skin and blood. Cell make up leaves, roots, stems and flower in case of plant. As the organism grows, the cell must reproduce. That means cell must make copy of itself. ठीक है, जैसे जैसे अभी हम जब ग्रोथ की बात करते हैं कि growth is also the feature, not the distinguishing feature, but yes, it is also the feature of the living organism कि हर living organism grow होता है, चाहे वो plant हो वो ग्रो होगा, चाहे वो एनिमल हो वो ग्रो होगा। इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कैसी होती है? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बोलो। Extrinsic. हाँ इरजा डियर, It grows with time, so it's intrinsic, I guess. इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक डजंट मीन, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग डियर, ठीक है। इंट्रिंसिक मीन्स व्हाट, इंटरनली, फ्रॉम Okay, okay. इनसाइड, ओके। हाँ, so Intrinsic. don't get confused here. In Yes. case of living organism, देखो जो ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा इंट्रिंसिक होती है, क्योंकि हमने देखा है कि माउंटेन्स, सॉइल माउंट्स
ठीक है, वो क्या होते हैं, दे आर फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन, जो हमारे बहुत सैंड ड्यून्स हो गए, ठीक है, सैंड के माउंटेन्स हो गए, वो क्या होते हैं, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल वो बने हुए हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ कैसी हो रही है, एक्सट्रिंसिक, बाहर से हो रही है। बाहर से ग्रोथ कब होगी, जब चीजों का डिपोजिशन, चीजों का एक्यूमुलेशन होगा। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इन केस ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी ग्रोथ कैसी होती है, अंदर से होती है, इंट्रिंसिक। मे बी हमारे सेल इलोंगेट हो रहे हैं, साइज में इंक्रीज हो रहे हैं, मे बी सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा है, सेल डिवीजन की वजह से या सेल इलोंगेशन की वजह से ग्रोथ होती है। तो इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल कैसा हो रहा है, हमारी ग्रोथ कैसी है, इंट्रिंसिक। So as the organism grows, the cell must reproduce. अगर किसी कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है तो सेल को रिप्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। सेल रिप्रोड्यूस करना यानी सेल डिवीजन करना। Okay, so cells are the structural and functional unit of all living organisms. All living organisms means whether it is unicellular organism or multicellular organism. Unicellular organism, prokaryotic organism. Functions of cell क्या है, न्यूट्रिएंट्स टू एनर्जी, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हमने खाया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। बिकॉज हमारे केस में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, एवरी एक्टिविटीज, ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटीज रिक्वायर्स एनर्जी। सो एनर्जी बनने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो न्यूट्रिएंट्स का एनर्जी में कन्वर्जन करने के लिए सेल्स आर रिक्वायर्ड। ईच सेल हैविंग इट्स own set of instruction. Yes, correct it is. इसका मतलब क्या हुआ, बोलो मुझे, लास्ट लाइन का मतलब। Each cell has its own function. वेरी गुड, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में सेल कैटेगराइज हैं, इवन प्लांट के भी बॉडी में सेल्स आर कैटेगराइज, राइट। लाइक वी हैव न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स हैड इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन, वो अपना काम करता है, ठीक है। हमारे आई के सेल वो अपना काम करेंगे, लीवर सेल दे विल परफॉर्म देयर ओन एक्टिविटी, पैंक्रियास के सेल दे विल परफॉर्म देयर ओन एक्टिविटी। मतलब हर एक ऑर्गन के जो सेल्स हैं सबका अपना अपना काम है। आरबीसी का काम अलग है, डब्ल्यूबीसी का काम अलग है, बोन सेल्स का काम अलग है, बोन मैरो सेल्स का काम अलग, बोन मैरो का काम अलग है। ओके, सो मसल सेल्स का काम अलग है। ऐसे एवरी सेल हैज इट्स ओन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो उसके अकॉर्डिंग अपना अपना काम करते हैं। ओके, नाउ हियर यूकैरियोटिक सेल डिवीजन। देखो यहाँ पे हम लोगों को सेल डिवीजन तो पढ़ना है। सेल डिवीजन आपको पता है प्रोकैरियोट्स में भी होगा, यूकैरियोट्स में भी होगा। प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन ही उनकी रिप्रोडक्शन है, मैंने आपको वो बता दिया। तो प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सेम बच्चा लोग, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखो, प्रोकैरियोट के केस में दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है। तो आप मेरे को बोलो उनके अंदर कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होगा क्या? नो मैम, हाँ, नो मैम, No, ma'am. नहीं होगा। नहीं होगा कैरियोकाइनेसिस। नो मैम, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। अच्छा, ठीक है। तो देखो हम लोग कैरियोकाइनेसिस वर्ड एज सच वी कैन नॉट, साक्षी डियर, साक्षी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, तो सुनो, कैरियोकाइनेसिस मींस व्हाट, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो है नहीं, बट दे डू हैव जेनेटिक मटेरियल। तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल डबल करेंगे, जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड भी करेंगे दो सेल के अंदर, बट आप उसको कैरियोकाइनेसिस नहीं बोल सकते, ठीक है। इसलिए जब हम सेल डिवीजन की बात करेंगे तो प्रॉपर सेल डिवीजन जो होता है वो एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ही होगा। दिस डजंट मीन कि प्रोकैरियोट्स में नहीं हो रहा है सेल डिवीजन। आपको पता है प्रोकैरियोट का सेल डिवीजन डिफरेंट डिफरेंट मेथड, आपने बाइनरी फिजन भी पढ़ा है। बाइनरी फिजन और माइटोसिस होना बहुत अलग है, ठीक है। बाइनरी फिजन में सेल इक्वली भी डिवाइड हो सकते हैं, इक्वली नहीं भी डिवाइड। जो दो सेल बनते हैं इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सेम ही होंगे, सेम साइज के ही होंगे। लेकिन यूकैरियोटिक का सेल डिवीजन बच्चा लोग इतना स्पेसिफिक होता है
कि हर चीजें प्रॉपरली शेयर होती है, दो सेल के बीच में सारी चीजें बराबर में बटती है, हर एक चीज, एक छोटे से प्रोटीन से लेकर सब चीज बराबर बराबर में बटती है। इसलिए यूकैरियोटिक सेल डिवीजन बहुत ही स्पेसिफिक होता है। हम लोग सेल साइकिल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होती है, इतना स्पेसिफिक क्यों होता है, क्यों नहीं इसमें मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट के केस में वो तो बस ऐसे ही जिए जा रहे हैं। So we are going to discuss more about eukaryotic cell division. So eukaryotes must divide their nucleus and other organelles such as mitochondria in preparation for cell division, that is mitosis or meiosis. ठीक है, before the nucleus divides the genetic material replicates. ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे। Now here prokaryotic cell division क्या है? Prokaryotes have no nucleus, so karyokinesis is not possible. They have a single circular chromosome. So prokaryotes simply divide their cell into two by binary fission. ठीक है, उनके अंदर बाइनरी फिजन होगा, बाइनरी फिजन से वो दो में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कभी नीट में क्वेश्चन आ जाए कि इज बाइनरी फिजन एंड माइटोसिस सेम, नो, इट इज डिफरेंट। ठीक है, देखो माइटोसिस में भी आपने पढ़ा है एक सेल के दो सेल बन जाएंगे, बाइनरी फिजन में भी एक सेल का दो सेल बनता है, बट विच वन इज मोर स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू यू? बाइनरी फिजन की माइटोसिस? Mitosis. ठीक है, तो आप लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट करना कि माइटोसिस इज मोर स्पेसिफिक देन बाइनरी फिजन। डिफरेंस मैंने आपको बताया कि माइटोसिस जो होता है वो पहली बात तो यूकैरियोट्स में होगा माइटोसिस, और वो बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। हम लोग चेक पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वहां पे एरर के चांसेस ही नहीं है, कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती। बट बाइनरी फिजन में नॉट नेसेसरी, कभी कभी जो सेल, एक सेल के दो सेल भी बने हैं, उनकी साइज उतनी प्रॉपर नहीं होती है, एक बड़ा हो जाता है एक छोटा हो जाता है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनलीज लैक कर जाते हैं, तो वो इतना प्रॉपर नहीं होता है। ओके, here in this ppt I had given some important definition which we are going to use during this lecture। ठीक है, आप लोगों को पहले भी पता है पर मैं रिवाइज कर देती हूँ। स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स आपको पता है ये जब माइटोसिस या मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम को होल्ड करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। हु प्रोड्यूस दिस स्पिंडल फाइबर? विच ऑर्गेनली? Centriole. वेरी गुड। सेंट्रियोल ऑर्गेनली का नाम सेंट्रोजोम है, उसके अंदर जो छोटी छोटी डिब्बी हैं उनको सेंट्रियोल कहते हैं। सो सेंट्रियोल प्रोड्यूसेस दिस स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम्स को जगह पर रखने का और उनको सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करने के लिए हेल्प करते हैं। सो वन ऑफ द नेटवर्क ऑफ फिलामेंट दैट एक्सटेंड इनवर्ड फ्रॉम पोल्स ऑफ अ डिवाइडिंग सेल फॉर्मिंग अ स्पिंडल शेप फिगर। स्पिंडल शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप देखो ऐसा होता है, मतलब टेपरिंग टुवर्ड बोथ साइड। अगर मैं स्पिंडल शेप लीफ की बात करूं तो वो ऐसे होंगे, मतलब बीच में ब्रॉड, बीच में ब्रॉड और एंड पर ऐसे, ठीक है, बीच में ब्रॉड और एंड पर ऐसे, तो इसको टेपरिंग बोलते हैं और स्पिंडल शेप। नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रोमियर। ये आपको पता है सेंट्रोमियर क्या है, क्रोमोसोम का बीच का सेंटर। एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर, डिपेंडिंग ऑन द सेंट्रोमेयर वी काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जितना सेंट्रोमेयर होगा उतना क्रोमोसोम होगा। इसके बेसिस पे मैं अभी आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगी, आप लोग मुझे काउंट करके बताओगे कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर। ठीक है, सो सेंट्रोमेयर के नंबर पे हम लोग क्रोमोसोम का नंबर काउंट करते हैं। जैसे सेंट्रोमेयर 1 है तो क्रोमोसोम भी 1, सेंट्रोमेयर 2 तो क्रोमोसोम भी 2। The most condensed and constricted region of a chromosome to which, next second, to which the spindle fiber is attached during mitosis. सेंट्रोमेयर, मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ करूंगी तब आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट इज क्रोमैटिन।
क्रोमैटिड, ये सब मैं बताती हूँ। यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, we'll just read out and actual diagram I will show you. A complex of nucleic acids and proteins, primarily stones in the cell nucleus, that stains readily with basic dyes and condenses to form chromosome during cell division. Now, what is chromatid? Either of the two daughter strands of a replicated chromosome that are joined by a single centromere and separate during cell division to become individual chromosome. Okay, next definition is of chromosome. ठीक है, then after that इक्वेटोरियल प्लेन क्या है, काइनेटोकोर क्या है, दिस आई विल एक्सप्लेन नाउ इन पेंट. ठीक है, सो I will stop sharing the screen. Share. Fine. So let's begin with the actual process of cell division. Cell division. Now here, ये एक सेल है, ठीक है. इस सेल को आगे जाके डिवाइड होना है. से फॉर एग्जाम्पल दिस सेल इज अ पेरेंट सेल. हम इसको पेरेंट सेल बोल रहे हैं. आप लोग ने भी पढ़ा है माइटोसिस और मियोसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है हम उसको डॉटर सेल्स कहते हैं. ठीक है, सो क्यों? क्योंकि वो अभी अभी रिसेंटली बने हैं, न्यूली फॉर्म्ड है, इसलिए हम उनको डॉटर सेल कह रहे हैं. और जो मेन सेल जो डिवाइड हुआ है उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं. सो क्यों पेरेंट सेल? क्योंकि लिटरली दे आर लाइक अ पेरेंट, जिसके आगे जाके प्रोजेनीज होने वाले हैं, बच्चे होने वाले हैं, उनको हम डॉटर सेल्स कहने वाले हैं. सो समझ लो, एक फादर एक मदर है, उनके 2 सन्स हैं. ठीक है, अब 2 सन में उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको इक्वली बांटना है. ठीक है, अगर 2 फ्लैट है तो एक फ्लैट इस बेटे को दो, इस दूसरा फ्लैट इस बेटे को दो, राइट. अगर कुछ ज्वेलरीज है, ज्वेलरी शुड बी इक्वली डिवाइडेड, राइट. सो हर एक एसेट, ओके, एसेट और प्रॉपर्टी should be divided equally between both the sons. ऐसा करना पड़ेगा, नहीं किया तो क्या हो जाएगा, दोनों भाइयों में झगड़े हो जाएंगे, मर्डर तक हो सकता है. ठीक है, सो हियर आल्सो इन केस ऑफ सेल डिवीजन, पेरेंट सेल बिफोर इट डिवाइड्स, ठीक है, डिवाइड होने के पहले वो क्या करता है, सबसे पहले अपना जो एसेट है, अपनी जो प्रॉपर्टी है, उसको डुप्लीकेट करता है. It doubles its assets, it doubles its properties, so that the newly formed daughter should get equal amount of all the assets. अब मेरे को बताओ, सेल क्या डुप्लीकेट करेगा? सेल के पास क्या है? What the cell has? Yes? सेल डुप्लीकेट क्या करेगा? DNA. ओके, और ओनली डीएनए? ओनली डीएनए? बच्चा लोग बोलो बोलो बोलो. फीलिंग बोर और व्हाट? बोर हो रहा है No, ma'am. तो बताओ. No, ma'am. डीएनए डबल करेगा, और क्या डबल करेगा? सेल के पास और क्या होता है? Golgi bodies. ER. हाँ हाँ, ठीक है, जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं बच्चा, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उन सबको डबल, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, गोल्जी बॉडीज हो गए, ये सब जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको डुप्लीकेट करेंगे. राइबोसोम्स हैं, आपको पता है बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं. ठीक है, तो सारी ऑर्गेनेलीज को रेप्लिकेट करेंगे, डुप्लीकेट. अब जस्ट इमेजिन करो,
एक बलून लिया आपने, आप उसमें बस हवा भरते ही जा रहे हो, भरते जा रहे हो, तो साइज तो इंक्रीज होगा ही। सेम वे सेम थिंग हैपेंस विद द सेल। सेल तो एक ही है, लेकिन अब सेल क्या कर रहा है, अपना जो कंटेंट है उसको डबल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको आगे जाके डिवाइड होना है। तो सेल पहले तो उसने क्या किया, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, उसको डबल किया। फिर जितनी भी ऑर्गेनली है उसको डबल किया। जितना भी न्यूट्रिएंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म को भी उसने डुप्लीकेट किया। न्यूट्रिएंट को बहुत सिर्फ एक्यूमुलेशन करता जा रहा है न्यूट्रिएंट। क्यों? क्योंकि आगे सेल डिवीजन में बहुत सारी एनर्जी लगती है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट लगता है, ठीक है, प्रोटीन बनते हैं। अभी डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना है, वो बनने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगेगी, मतलब बहुत सारा प्रोसेस करने के लिए एनर्जी लगती है। तो सेल क्या करता है, खुद को प्रिपेयर करता है, सारी चीजें इकट्ठी करके रख लेता है, फिर जाके डिवीजन होता है सेल का। ठीक है, तो सेल डिवीजन में ही क्या आएगा, सेल का साइकिल। और यू कैन से सेल डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। रिमेंबर दिस, सेल साइकिल। अभी सेल साइकिल क्या है? साइकिल मीन्स व्हाट? एनी प्रोसेस जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता हो और आकर फिर से उसी पॉइंट पे रुक जाए, दैट इज नथिंग बट द साइकिल। चाहे वो वाटर साइकिल हो, फॉस्फोरस साइकिल हो, कोई भी साइकिल। तो सेल की भी एक साइकिल है। कैसे सेल की साइकिल है, समझो। ये एक सेल है, ये सेल आगे जाके दो सेल बनाएगा, वापस से ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल अलग अलग सेल बन गए, फिर ये सेल आगे जाके डिवाइड होंगे। ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। सो दिस इज व्हाट द सेल साइकिल इज। तो आप बोल सकते हो कि सेल डिवीजन सेल साइकिल का पार्ट है। ठीक है, सेल साइकिल का पार्ट है सेल डिवीजन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस सेल साइकिल, देन वी विल डू सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन के दो प्रोसेसेस है, माइटोसिस एंड मियोसिस। सो दैट वी विल डू लेटर। First, we will discuss what is cell cycle. As I have told you, सेल डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। तो सेल डिवीजन समझने के लिए आपको पहले सेल साइकिल समझना होगा कि सेल साइकिल क्या होती है। सो आपका ये चैप्टर हो चुका है, फिर भी मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू ऑल कि आप लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग है सेल साइकिल से। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दैट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। मेरे को बताओ सेल साइकिल क्या है? Yes, what is cell cycle? The process is taking place in the cell. Process is taking place in the cell. तो वो तो मेटाबॉलिज्म हो गया। यस बच्चा। Ma'am, the regeneration and degeneration of cell is cell cycle maybe. ओके, मैं ऐसा बोल दूं, all the events occurring in the Yes, cell, sir. हाँ, Yes, ma'am. all the events which occur in the cell to divide। ठीक है, जब सेल जब सेल डिवाइड करता है, तो डिवीजन के टाइम जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, सो ऑल द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन और ऑल द इवेंट्स which allows the cell to divide is nothing but the cell cycle. So cell cycle, सेल साइकिल के कितने फेजेस हैं बोलो मुझे? हाउ मेनी फेजेस आर देयर? सेल साइकिल के फेजेस बोलो। सेल डिवीजन नहीं पूछ रही हूँ, माइटोसिस मियोसिस के स्टेजेस मत बताना, सेल साइकिल के तो फेजेस बोलो। इंटरफेज, एम फेज। वेरी गुड, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज,
ओके, इंटरफेस को एक और नाम है, कोई बताएगा? इंटरफेस को एक और नाम है, write down everybody. This synonyms are very important for neat point of view. आपको alternative names पता होने चाहिए। इंटरफेस को हम प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज। एंड एम फेज इज द एक्चुअल डिवीजन फेज। यहाँ पर एक्चुअली सेल डिवाइड होता है, एक्चुअल डिवीजन होता है। Now see, interphase, it is also called as a preparatory phase. Why it is called as a preparatory phase? Because here the cell prepares. अभी देखो सेल ने डिवाइड नहीं किया है, सेल एक सेल से दो सेल्स नहीं बने हैं, वो अभी सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा है। लाइक यू पीपल, जैसे आप लोग, आपकी मुझे नीट की एग्जाम बताओ कितने घंटे की होती है? 3 hours. हाँ, 3 hours. So for that 3 hours आप लोग कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हो? 2 year. 2 year. Okay, 11th and 12th. So just imagine for 3 hours आप लोग 365 days टोटल कितने हो गए? 720 और समथिंग डेज होंगे। तो इतने मतलब 2 साल आप पूरे प्रिपेयर कर रहे हो सो दैट आप 3 घंटे वेल स्पेंड कर सको, अच्छा एग्जाम लिख सको। तो सेम वे हियर ऑल्सो सेल साइकिल में जो इंटरफेज है दैट इज प्रिपरेटरी फेज, वो बहुत लंबा चलता है। टाइम ड्यूरेशन भी इसका बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है किसी चीज को बनाने में ज्यादा समय लगता है बिगाड़ने से। ठीक है, सो प्रिपरेटरी फेज रिक्वायर्स मच टाइम। sorry, just a minute, let me drink water. Okay, so let's come back. See, interface also known as preparatory phase, as I have told you, सेल यहाँ पे खुद को प्रिपेयर करता है। प्रिपरेशन इन द सेंस, अभी 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 थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रिपरेशन किस किस फॉर्म में करता है। वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करता है, ऑर्गेनेलीज को डबल करता है, न्यूट्रिएंट्स को डबल करता है, ठीक है, प्रोटीन्स बना के रखता है, मतलब सारी प्रिपरेशन करके रखता है सो दैट सेल डिवीजन के वक्त जब सेल एक्चुअली डिवाइड होगा, जो जो चीजें चाहिए वो रेडिली अवेलेबल हो। इसलिए सेल अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखता है। अब लिखोगे आप लोग टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अल्टरनेटिव नेम लिखिए। इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं एंड एम फेज इज द एक्चुअल। एम स्टैंड्स फॉर, एम किसके लिए है? Mitosis. वेरी गुड। सो एम स्टैंड्स फॉर माइटोसिस। दिस इज द एक्चुअल डिवीजन फेज। अब आपको पता होना चाहिए एक नॉर्मल ह्यूमन का सेल, नॉर्मल ह्यूमन सेल 24 आवर्स की साइकिल में ओनली 5% is the M phase and remaining 95% is interphase। ये लिख लो, इंटरफेज। सो ये परसेंटेज के हिसाब से मेरे को बताओ 24 आवर्स में कितना घंटा, अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज, हाउ मेनी आवर्स will interface require? 23 hour and 23 and a half. hours. वेरी गुड, 23 आवर्स। देखो 23 आवर्स सेल को
प्रिपेयर करने में लगेगा एंड ओनली 1 आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर आपका डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो 5% और 95% ये आपको परसेंटेज याद रखना है। पूरे सेल साइकिल का मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन प्रिपरेशन में जाता है। ठीक है, दैट इज 95% एंड ओनली 5% इज देयर फॉर एम फेज। इतना चीज क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. एवरीबॉडी ओके गुड। सो याद रखो, ह्यूमन सेल में, नॉर्मल ह्यूमन सेल अगर हम 24 आवर्स ले रहे हैं तो 23 आवर्स is required for interphase and only 1 hour is required for the actual division. ये हो गई बात। Now next is the phases of the cell cycle or you can say the stages. ठीक है, stage बोलो या phase बोलो। stages जनरली हम बायोलॉजी में phases बोलते हैं। सो सी ड्यूरिंग नीट एग्जामिनेशन कंफ्यूज नहीं होना, सेल साइकिल के फेजेस अलग है, माइटोसिस मियोसिस के फेजेस अलग है। ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस आप बोल सकते हो, कैरियोकाइनेसिस के फेजेस अलग अलग हैं। नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट फेजेस ऑफ सेल साइकिल। बोलो कितने फेज है? as you already told, interphase और m phase, these two are the major phase, but you should know interphase is further divided, है कि नहीं? G1 G2 S। वेरी गुड। हम ये उसमें मान लो G0 फेज भी होता है। हाँ, लेकिन वो देखो, हम लोग जब स्टेजेस या फेजेस की बात करेंगे तो आपको 4 बताने हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो G0 फेज भी डाल देंगे। ठीक है, और फिर सीक्वेंस पूछेंगे, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। सो यू शुड नो द सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल। आप M के सामने ही S फेज बना लेना। ठीक है, M के सामने ही S फेज बना लोगे। G1 और G2 नीचे कर दो। आपको पता है पूरे सेल साइकिल में सबसे ज्यादा टाइम G1 लेता है। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम G1 लेता है, याद रखना। क्यों? क्योंकि आप पे बहुत सारे प्रोटीन की सिंथेसिस, G1 G2 दोनों में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। G1 फेज ज्यादा टाइम इसलिए लेता है, उसमें बहुत सारी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज यहाँ पे डिवाइड करती हैं। ठीक है, अगर G0 की बात करूं मैं, G0 फेज वो कहां पर होता है? हाँ, वेयर इट इज लोकेटेड G0 फेज, बताओ स्वप्निल। G0 फेज कहाँ आता है? बोलो मैं कहाँ ड्रॉ करूं G0 फेज? यस, हु विल टेल? M फेज के बाद। वेरी गुड, M फेज के बाद होता है। ठीक है, छोटा सा फेज होता है G0। पहले हम इस मेजर फेजेस की बात करते हैं, बाद में विल डिस्कस अबाउट दिस G0 फेज। नाउ G1 S G2 and M, this sequence should be at the tip of your tongue, आपकी जुबान पर ये सीक्वेंस होना चाहिए, G1 S G2 M। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस एग्जाम में आएगा। ठीक है, नीट एग्जाम में सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए, G1 S G2 M। याद रखो M और S ये दोनों के बीच में एक गैप फेज है। G स्टैंड्स फॉर गैप, इसको गैप बोलते हैं, गैप फेज। सो गैप 1 फेज है और ये गैप 2 फेज है, दिस वन। एंड S स्टैंड्स फॉर, S किसके लिए है? सिंथेसिस। वेरी गुड, S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस। ये हो गई फेजेस की बात। तो टोटल
4 phases are there, G1, S, G2 and M phase. G0 फेज भी है, अगर कभी नीट में ट्विस्ट करने के लिए G0 भी डाल दिया तो आपको पता होना चाहिए आफ्टर M एंड बिटवीन M एंड G1 के बीच में G0 फेज इज देयर. नाउ विल डिस्कस हर एक फेज पे क्या चीजें हो रही है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है. सो वो आपको एग्जाम में आएगा. तो अभी मैंने बताया G1 फेज में क्या होता है. G1 फेज में डिवाइड करते हैं. हाँ, बहुत सारी प्रोटीन्स बनते हैं. ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है. अब आपको स्पेसिफिकली कभी मान लो कोई पूछ ले कौन सा प्रोटीन बनता है, कौन सा प्रोटीन बनता है G1 फेज में, तो मैं बता रही हूँ बच्चे, सुनो. इसके बाद G1 फेज के बाद S फेज होगा. S फेज में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा. ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं, आपको पता है. हेलिकेजेस आर रिक्वायर्ड, टोपोआइसोमरेजेस आर रिक्वायर्ड, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए. तो ये सब एंजाइम्स, और एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं. तो बहुत सारे प्रोटीन्स डीएनए रेप्लिकेशन को चाहिए रहते हैं. वो सारे प्रोटीन्स की सिंथेसिस गैप फेज में होगी. ठीक है, उसके बाद G2 फेज में भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है. वहां पे कौन से प्रोटीन बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, सो अभी के लिए याद रखो, डीएनए रेप्लिकेशन को जितना भी प्रोटीन चाहिए वो गैप 1 में बनेगा. ठीक है, गैप 1 में. सो ऑर्गेनलीज कौन सी डिवाइड करेंगी, आपको अगर क्वेश्चन मान लो आ गया स्पेसिफिकली कौन सी ऑर्गेनलीज. सो बच्चे देखो, मैंने 3-4 बुक्स रेफर की है. कहीं कहीं दिया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, दिस टू ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डिवाइडेड इनटू G2 फेज. ये दो ऑर्गेनेली ऐसी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, याद रखो. ये दो ऑर्गेनेली ऐसी हैं जो G2 फेज में डिवाइड करती हैं. यानी इनको छोड़कर बची हुई जितनी भी ऑर्गेनेली है, कौन सी और कौन बचे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बचा, फिर गोल्जी बॉडीज बचे, राइबोसोम. ठीक है, तो ये सारी ऑर्गेनेलीज G1 फेज में डिवाइड होंगी. ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट G2 फेज में डिवाइड करता है. ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में G2 नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे कर देना. ठीक है, क्योंकि गैप फेजेस में ही सारी ऑर्गेनेली डिवाइड होती है, लेकिन स्पेसिफिकली G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होता है. ये बात याद रखो. आपको चाहिए आप लोग लिख लो, गैप 1 फेज में क्या क्या हो रहा है. गैप 1 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस. सो अगर मैं प्रोटीन सिंथेसिस कहूं तो कौन सा प्रोसेस होता है, सेंट्रल डॉगमा का कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ट्रांसलेशन. वेरी गुड. और ट्रांसलेशन होने के लिए विच प्रोसेस इज रिक्वायर्ड अमय, ट्रांसक्रिप्शन. वेरी गुड. सो रिमेम्बर, अगर नीट ने कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया कि G1 फेज में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा है, तो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के बजाय वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन लिख दे, तो कंफ्यूज नहीं होना. इट इज वन एंड द सेम. प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब ही ट्रांसलेशन हो रहा है. किसका, जो mRNA है, अब उस पे राइबोसोम लग के प्रोटीन्स बन रहे हैं. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हो रही है G1 फेज में. समझ में आ रहा है सबको? यस, यस मैम. ओके. बहुत फास्ट नहीं जा रही हूँ ना मैं? नो मैम. हाँ, तो याद रखो बच्चा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज नथिंग बट द प्रोटीन सिंथेसिस ही चल रहा है. ठीक है, गैप 1 फेज में. दूसरा, एज आई हैव टोल्ड यू, जितने भी एंजाइम्स लगते हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए, वो सारा गैप 1 फेज में बनेगा. तो ये है गैप 1 फेज का फंक्शन. नेक्स्ट फेज पे आ जाओ, दैट इज एस फेज. एस फेज is also called as the synthesis phase because here DNA replication. यहाँ पर दो मेजर इवेंट्स होते हैं एस फेज में. एक है डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा कोई मुझे बताएगा दूसरा क्या है?
I have written R. DNA. एक और क्या होता है? एक डीएनए रेप्लिकेशन बड़ा इवेंट है एस फेज का, और दूसरा डीएनए के साथ साथ एक और चीज रेप्लिकेट होती है, कोई बताएगा? आपको सेल डिवीजन के लिए मेजर कौन सी चीज चाहिए? सेंट्रियोल. वेरी गुड, सेंट्रोजोम. सो सेंट्रोजोम ऑर्गेनली यहाँ पर रेप्लिकेट करेगी. ये लिख के ले लो, पुट अ 5 स्टार मार्क ओवर देयर, बोल्ड करो, हाईलाइट करो, जो करना है वो करो. ठीक है, तो सेंट्रोजोम और डीएनए रेप्लिकेशन, ये दो मेजर प्रोसेस है एस फेज के. और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होती है. तो सेल साइकिल के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है. सो अलोंग विथ डीएनए रेप्लिकेशन सेंट्रोजोम आल्सो रेप्लिकेट्स. अब और ट्विस्ट करने के लिए, और ज्यादा ट्विस्ट करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आएगा कि एस फेज में सेंट्रोजोम्स में कितने सेंट्रोजोम और कितने सेंट्रियोल बनेंगे. आपको पता है सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर याद है आप लोगों को? देखो, एक सेंट्रोजोम ऐसा होता है, सिंगल बॉडी है, उसके अंदर एट अ राइट एंगल और यू कैन से परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर, दो छोटी छोटी डिब्बी जैसी ऑर्गेनेली है, इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल. These are the centriole. And the complete structure which includes both the centriole is nothing but the centrosome. आपको पोजीशन याद होना चाहिए. They are perpendicular to each other. Centrioles are perpendicular to each other. So just imagine students, apply some logic. अगर मैं कहूँ centrosome is replicated, so replication के बाद कितने centriole बनेंगे? 4. ठीक है, तो वो चीज याद रखना. 2 centrosome and 4 centriole. After replication of a single centrosome, 2 centrosome, मतलब complete body with 4 centrioles will be produced. तो ये चीज आपको याद रखनी है. Now let's move to the next, that is G2 phase. G2 phase में भी क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा. As I have told you, यहाँ पे किसी अच्छी बुक्स में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का रेप्लिकेशन G2 फेज में बताया है. ठीक है, कि G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट रेप्लिकेट करते हैं. और यहाँ पे होगी प्रोटीन सिंथेसिस. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कौन से प्रोटीन बनेंगे? कोई बताएगा यहाँ पे कौन से प्रोटीन बनेंगे? जैसे गैप 1 में डीएनए रेप्लिकेशन को जितने भी प्रोटीन्स चाहिए वो बनते हैं, वैसे ही गैप 2 में कौन से प्रोटीन्स बनेंगे? बताओ. ओके लिसन बच्चा लोग, यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया. अब डीएनए एक क्रोमैटिन के फॉर्म में पड़ा हुआ है. ठीक है, क्रोमैटिन आपको पता है क्या होता है? क्रोमैटिन इज नथिंग बट आपका हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन प्रोटीन, उसके ऊपर रैप्ड डीएनए जो बीड ऑन द स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर देते हैं, दैट इज नथिंग बट द क्रोमैटिन. क्रोमैटिन सेल डिवीजन के पहले कंडेंस होता है टू मेक व्हाट? क्रोमैटिन का कंडेंसेशन किसमें होता है? क्रोमोसोम में. ठीक है, तो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनने के लिए भी बहुत सारे प्रोटीन चाहिए. हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि कॉम्पैक्शन होना है. जस्ट इमेजिन करो,
इतना बड़ा क्रोमैटिन का थ्रेड है, उसको रिड्यूस कर करके आपको इतनी फोल्डिंग, इतनी पैकेजिंग करनी है। उस पैकेजिंग के लिए आपको बहुत सारे हिस्टोन, बहुत सारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। दैट प्रोटीन विल बी सिंथेसाइज्ड हियर इन G2 फेज। ठीक है, तो लिख लो हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स required for chromosome formation, or you can say for DNA packaging। जो भी डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसिस फेज में हुआ है उसको पैक करना है क्रोमोसोम के फॉर्म में, तो वो सारे प्रोटीन्स यहाँ बनेंगे। नेक्स्ट देखो सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जब स्पिंडल फाइबर बनाता है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स क्या है, ये भी प्रोटीन्स हैं, दे आर आल्सो द प्रोटीन बॉडीज। सो वो प्रोटीन्स भी यहाँ से ही बनेंगे। ठीक है, मतलब अमाइनो एसिड्स चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, तो अमाइनो एसिड सप्लाई यहाँ से होगा। ठीक है, सो ये सब प्रोटीन्स की सिंथेसिस गैप टू फेज में होगी। इज इट क्लियर? All the three phases are clear to you of interphase. This three phase together, G1, S and G2 together called interphase or the preparatory phase. ये तीन चीज क्लियर हुई है सबको? Yes, sir. Everybody say मैं yes वो or no. G2 वाला रिपीट करूँ? G2 वाला रिपीट करूं? ओके सी बच्चा, G2 फेज में अभी मैं आपको स्ट्रक्चर, पहले ये पिक्चर आप लोगों ने ड्रॉ की है क्या, और शुड आई यस वेट? मैम। ठीक है, तो मैं आपको G2 अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक, पहले ध्यान दो डीएनए रेप्लिकेशन और एस फेज के बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर आपको G2 समझ में आएगा। एस फेज में एज आई हैव टोल्ड यू डीएनए रेप्लिकेट करेगा। डीएनए रेप्लिकेट करना मतलब क्या, न्यूक्लियस के अंदर ये ऐसे ऐसे डीएनए पड़े हुए हैं, है ना, इनको हम एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में डाल देते हैं ऐसा। दिस इज द सेंट्रोमेर। अब मुझे बताओ ये कितना क्रोमोसोम है? 1। एस फेज में ये जो डीएनए है ये अपना जेनेटिक मटेरियल डबल करेगा, जेनेटिक कंटेंट डबल होगा। डबल होगा मतलब क्या, दिस स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस। ऑल द ह्यूमन सेल के पास कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर्स, that means 46 chromosomes. So all the 46 chromosome, याद रखो दिस इज माइटोसिस नॉट द मियोसिस। मियोसिस में रिडक्शन होगा, लेकिन माइटोसिस में क्या होगा, इट इज द इक्वेशनल डिवीजन। 23 पेयर का 23 पेयर ही रहेगा आगे भी जाके। ठीक है, सो हियर all the 23 pairs of chromosome will replicate themselves, खुद को ऐसे ऐसे अपना जेनेटिक मटेरियल डबल कर लेंगे। मुझे बताओ ये जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ, अब बताओ क्रोमोसोम कितने हैं? 1। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज 1, दिस इज 2। ठीक है, पहले भी 2 क्रोमोसोम थे, अभी भी 2 क्रोमोसोम हैं। क्यों? क्यों 2 ही है? 2 ही क्यों है? डीएनए तो डबल हो गया, फिर क्रोमोसोम 2 ही क्यों रह गया? हाँ बच्चों बोलो। लेके हाँ क्रोमोसोम का नंबर काउंट करते हैं। correct, because we are counting the chromosome depending on the number of the centromere. So यहाँ पे देखो इस क्रोमोसोम ने अपना सिर्फ जेनेटिक मटेरियल डबल किया है,
सो ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, आ चुका है कि इन एस फेज DNA content, or sorry, the chromosome number in S phase, question was in S phase the chromosome number option में था remains the same, duplicates or doubles, ठीक है, none of the above, और एक थर्ड ऑप्शन था. So क्या लिखोगे आप लोग? What should be the correct answer for this? एक बार क्वेश्चन रिपीट करो. हाँ, in S phase after replication, in S phase after replication the chromosome number Remains the same. options are remains the same, doubles, none of the above. So it remains the same. याद रखो. So chromosome number, समझो कितना क्रोमोसोम है? 3 chromosomes. If I say it is 3n, so 3n का आगे भी डुप्लीकेशन होने के बाद भी 3n ही रहेगा. लेकिन what about the DNA content? Suppose if I write 3C, C means content, N means number. Okay, so chromosome number है और ये content है. ये छोटा सा सिंबल याद रखोगे, लेटर अल्फाबेट, तो आपको बहुत इजी जाएगा. ठीक है, तो 3n का 3n ही रह जाएगा. लेकिन DNA content क्या होता है? What Double. happens to the DNA content? It doubles. So 3C का कितना हो जाएगा? 6. वेरी गुड. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 2 क्रोमोसोम लिए तो 2n remains 2n. But when we talk about the content of the DNA, 2n becomes 4C. Sorry, क्योंकि यहाँ पे देखो ये यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया, तो जितना ये था उतना ही ये बना, जितना ये था उतना ही ये बना. सो याद रखो, after replication in S phase chromosome number remains the same, but the genetic material, that is DNA content, double होता है. ठीक है, ये चीज याद रखो प्लीज. So 23 क्रोमोसोम ही रहेंगे S फेज के बाद भी, लेकिन वो ऐसे दिखने के बजाय, ऐसे दिखने के बजाय कैसे दिखेंगे? S फेज के बाद they will look like this, ऐसे. ठीक है, ऐसा दिखेंगे, बस इतना ही फर्क होगा. दैट मीन्स DNA कंटेंट डबल हुआ बट द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम. याद रखो. और ये प्रॉपर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है. प्रॉपर क्रोमोसोम कोई मुझे बताएगा कब दिखता है, किस फेज में दिखता है? मेटाफेज. मेटाफेज. वेरी गुड. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है. ये स्ट्रक्चर आपको मेटाफेज में देखने मिलेगा. क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम क्रोमैटिन इज हाईली कंडेंस. सो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, मेरी तरह मुझे भी आता था, कि एस फेज में फिर मैंने ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया? तो एस फेज में देखो ऐसा भी प्रेजेंट हो सकता है DNA, मतलब ऐसे क्रोमैटिन के फॉर्म में, ऐसे भी पड़ा रह सकता है DNA. ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर, और ये बीच में सेंट्रोमेर है, तो थिन थ्रेड के फॉर्म में भी प्रेजेंट रह सकता है. पर आप क्रोमोसोम से ज्यादा बेटर समझते हैं, इसलिए मैंने क्रोमोसोम ड्रॉप किया. ये चीज क्लियर हुई एवरीबॉडी? नाउ लेट्स मूव टू G2 फेज अगेन. ठीक है, G2 फेज एक्सप्लेन करते हैं. Suppose this is the histone protein. क्योंकि जो DNA बना है अब वो धीरे धीरे पैकेज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एकोमोडेट करना है खुद को. सो इट विल स्टार्ट पैकेजिंग इटसेल्फ. सो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर खुद को रैप करना शुरू करेंगे.
ओके, नाउ टेल मी, हम इतने से स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इतना हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। वेरी गुड, न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम पे, लिसन टू माय क्वेश्चन, ऑन वन न्यूक्लियोसोम कितना न्यूक्लियोटाइड होता है? ये डीएनए का जो पार्ट रैप हुआ है, उस डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, और यू कैन से नाइट्रोजन बेसेस आर देयर? बताएगा कोई? ये क्वेश्चन है, आपको पता है ना, नीट में इस पे क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेशन पार्ट है, न्यूमेरिकल। 200 nucleotides are there, remember? 146 नहीं, 200 nucleotides, ठीक है। ऑन अ सिंगल न्यूक्लियोसोम, जो एक प्रोटीन कोर है, उसके ऊपर जो डीएनए रैप है, उसमें 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, याद रखो। अब दिस स्ट्रक्चर, मतलब small beads or nucleosome on which the DNA is wrapped, this entire structure is called as, इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। okay, chromatin. So chromatin is nothing but bead on the string वाला स्ट्रक्चर। जब हम माइक्रोस्कोप इस स्टेज में अगर हम सेल को ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमको ये मोतियों की माला नजर आती है। क्यों? मोती कौन? द प्रोटीन कोर, एंड द स्ट्रिंग और धागा कौन? इज द डीएनए। सो इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिन बोलते हैं। नाउ क्रोमैटिन विल कंडेंस इटसेल्फ, ठीक है। ये क्रोमैटिन और धीरे धीरे खुद को कॉम्पैक्ट करेंगे, एंड दे विल मेक द स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, ठीक है। और इस क्रोमोसोम की ये जो आर्म्स हैं, द आर्म्स ऑफ दिस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज क्रोमैटिड। And the neighboring chromatids are called as बाजू बाजू वाली क्रोमैटिड्स को क्या कहते हैं आप? सिस्टर क्रोमैटिड। हाँ, इट्स अ सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, सो दोनों क्रोमैटिड्स को हम क्या कहेंगे? सिस्टर, मतलब एक ही क्रोमोसोम के जो आर्म्स हैं बाजू बाजू वाले, उनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स करेंगे। बट इफ द क्रोमोसोम और जो क्रोमोसोम का पेयर है, अलग क्रोमोसोम के जो आर्म्स हैं, हम उनको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे, ठीक है। सो दीज आर दी क्रोमैटिड्स। अब ये क्रोमैटिड बनने के लिए, यहाँ पे और डेप्थ में दिखाती हूँ आपको। देखो क्रोमोसोम बनता कैसे है। दिस विल कंडेंस फर्दर, ऐसे बहुत सारा कॉम्पैक्शन चलता है, ऐसे बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। ये कॉम्पैक्ट करने के लिए और क्रोमोसोम को ये प्रॉपर शेप देने के लिए कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कहाँ पे लगते हैं? आपके साइड साइड में। दे गिव स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। तो साइड साइड में आके नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स लगते हैं इन केस ऑफ क्रोमोसोम। सो हिस्टोन प्रोटीन्स क्यों चाहिए? फॉर द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। मतलब हिस्टोन प्रोटीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? इस डीएनए के बीच बीच में, क्योंकि डीएनए उनके ऊपर लपेटा हुआ है, लाइक दिस। Okay, and non-histone proteins, they give stability to the structure of the chromosome. So in G2 phase,
two major proteins are synthesized, that is histone and non-histone proteins. Also at the same time, the proteins required for cell division, ठीक है, जो एम फेज माइटोसिस में जो प्रोटीन्स लगने वाले हैं, यानी आपको पता है जो इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी वो भी एक प्रोटीनेशियस है, जो काइनेटोकोर जिसके ऊपर स्पिंडल फाइबर आके लगते हैं, काइनेटोकोर होता कहाँ है, किसी को पता है? डिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेंटो बीच में होता है। हाँ, वेरी गुड। सो ये जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर के ऊपर और नीचे साइड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटी सी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज ऑल्सो अ प्रोटीन, ठीक है। तो ये सब कुछ बनने के लिए माइटोसिस में जितने भी प्रोटीन्स चाहिए वो सारे कहाँ बनेंगे, G2 फेज में बनेंगे। इज इट क्लियर नाउ? G2 फेज अब क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। Now let's move to the next phase, that is M phase. Though M phase we are going to discuss it in very much detail, हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसको, लेकिन अभी के लिए छोटा सा। That is next phase is the M phase. M phase, you know, it is further categorized into two phases. M phase में कौन से दो phases हैं बताओ? Mitosis and meiosis. ना 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 ना, M stands for mitosis. आपने सेल साइकिल, कैरोकाइनेसिस एंड साइटोसाइट। हाँ बच्चा देखो, आपने सेल साइकिल जब मुझे बताया, सेल साइकिल में M stands for mitosis only, it doesn't stand for meiosis, वो माइटोसिस ही है, ठीक है। तो M फेज के दो फेजेस हैं, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। Carrion means nucleus, kinesis means division. So karyokinesis derived from two words, carrion and the kinesis. So where the nucleus divides into two, that is nothing but the karyokinesis, and cyto means cytoplasm, kinesis means division. It is also derived from two words. So cytokinesis means the division of the cytoplasm between two sister or two daughter cells. Karyokinesis is further divided into how many stages? 4 stages: 4 stages. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। Very good. This sequence is very 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 important. उल्टा सीधा अगर किया तो मिल जाएगा wrong, ठीक है। So you are going to remember this forever. All the 4 phases of the karyokinesis: prophase, metaphase, anaphase and telophase. PMAT. Okay, PMAT. Prophase, metaphase, anaphase and telophase. Prophase, metaphase, anaphase and telophase. These are the 4 phases of the karyokinesis. So this is just an overview of the M phase. Detail we will discuss in mitosis and meiosis. ठीक है, अभी के लिए इतना, क्योंकि ये सेल डिवीजन का, सेल साइकिल का पार्ट है, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, ठीक है। नाउ लेट्स come back again to the structure of the cell cycle, हमने जो पहले ड्रॉ किया था। Some extra points regarding the cell cycle which is not given in your textbook, कुछ और चीजें हमको डिस्कस करनी है। G1 phase, S phase, G2 phase and M phase. Here as you have told me कि एक और phase होता है मैम, that is G0 phase. यहाँ पर एक छोटा सा सेल था, उसने बहुत सारा न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट किया, जेनेटिक मटेरियल, सॉरी
नॉट द जेनेटिक मटेरियल। द ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट किया, सेल ग्रोथ हुई। देखो सेल के अंदर की चीजें बढ़ रही है अगर, तो सेल का साइज भी बढ़ेगा। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सेल का साइज सबसे ज्यादा कौन से स्टेज पे होता है, तो जीवन में सेल का साइज सबसे बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे सेल का साइज बहुत बढ़ जाता है। सेल का वॉल्यूम इंक्रीजेस, सेल साइज इंक्रीजेस इन जीवन फेज। फिर ये सब हो गया स्टेप पूरा, तो यहाँ से सेल घूम घूम कर एस फेज में आया। एस फेज में आने के बाद सेल ने अपना जेनेटिक मटेरियल और सेंट्रोजोम नाम की जो ऑर्गेनेली है उसको डुप्लीकेट किया, उसको रेप्लिकेट किया। फाइन, देन आफ्टर दैट the cell moves towards the G2 phase. Here, as I have told you, two organelles. Which two organelles replicates here in Mitochondria Mitochondria and chloroplast. chloroplast. Very good. Mitochondria and chloroplast are the two organelles which replicate here in G2 phase. Right, and along with that replication, some protein synthesis like histone and non-histone proteins, and along with that proteins required for M phase, for the cell division, वो सारी proteins की synthesis takes place here in G2 phase. After G2 phase gets over, the cell will enter in M phase where the actual division of the cell will takes place. So अब तक सिर्फ एक सेल के अंदर ही चेंजेस चल रही थी, लेकिन जब सेल डिवाइड हो जाएगा तो यहां से एम फेज से कितने सेल निकलेंगे? 2 सेल निकलेंगे। Okay, so here the cell division takes place. Cell will actually divide or split into 2. अब देखो, it is not necessary that every cell will enter into the cycle again. देखो अभी अभी नए नए ताजे ताजे सेल बने हैं। अब सेल की मर्जी है कि सेल को आगे वापस से साइकिल में एंटर होना है या थोड़ा आराम करना है। ठीक है, the cell will decide कि whether it has to replicate or it has to divide again or it has to rest for a period of time. So जब उनको रेस्ट करना है तो वो G0 फेज में चले जाएंगे। जब उनको डिवाइड करना है, रिमेंबर आपको इस पे क्वेश्चन आएगा, इफ सेल वांट्स टू रेस्ट इट विल एंटर इन डैश फेज, तो G0 फेज में। व्हेन सेल वांट्स टू डिवाइड इट विल एंटर इनटू G1 फेज अगेन। ठीक है, तो जिस सेल को समझो इस सेल को डिवाइड होना है तो ये G1 फेज में घुस जाएगा डायरेक्ट। अगर इस वाले को रेस्ट करना है, इट विल एंटर इनटू द G0 फेज। आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन द अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ G0 फेज। 2 से 3 नाम है G0 फेज के, उसके नाम लिख लो। G0 phase is also called as resting phase. पहला तो ये लिखो, it is also called as a resting phase. One more name is there, anybody knows? Quiescent phase, ठीक है, quiescent phase, resting phase और quiescent phase, Q-U-I-S-C-E-N-T, quiescent phase, ये 2 नाम याद रखो। अच्छा, written everybody, resting phase और quiescent phase? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मान लो सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो G0 फेज में चला गया, सेल का G0 फेज में जाना, क्या वो ये कहलाता है कि सेल ने सेल साइकिल छोड़ दी, या ये कहा जाएगा कि सेल ने सेल साइकिल को सस्पेंड किया है? सेल साइकिल को सस्पेंड किया। वेरी गुड। सो राइट डाउन, cell in G0 phase doesn't mean
that cell has left the cell cycle but instead it has suspend the cell cycle. ठीक है, उसने for suspend होना मतलब क्या, आप लोगों ने adaptation में पढ़ा है, ठीक है, इकोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा सस्पेंशन, माइग्रेशन, ठीक है, ये सब अडेप्टेशन है. सो सस्पेंड कर देना क्या मतलब, फॉर अ टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए आपने किसी चीज को स्टॉप कर दिया, आपने रोक के रखा है. तो सेल का G0 में होना मतलब ये नहीं होता है कि सेल ने सेल साइकिल ही छोड़ दी है, नहीं, it has suspend the cell cycle. So this word is also very important. सेल का G0 में होना मतलब सेल has suspend the cell cycle, it doesn't left the cell cycle. ये बात क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके. अच्छा देखो, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत 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 इम्पोर्टेंट, ध्यान से देखना. यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि एम फेज के बाद 2 सेल बनते हैं. At the end of the M phase, 2 new daughter cells are produced. ये दोनों डॉटर सेल, अगर मान लो मैंने कहा कि ये वाले सेल को आराम करना है, this cell wants to rest. Out of the 2 cell, 1 cell wants to rest. तो क्या वो डायरेक्ट G0 फेज में चला जाएगा? हाँ, M के बाजू में ही तो है, मैं चला जाता हूँ G0 फेज में? नहीं, ठीक है, नहीं. तो याद रखो, यही बताना था, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एम फेज के बाद ये दोनों सेल, जैसे ही नए नए ताजे ताजे सेल बने एम फेज में, सेल डिवीजन के बाद ये दोनों सेल साथ में जाएंगे G1 फेज में. समझ में आ रही है बात? दोनों भी, both the newly formed cell, first they will enter into G1 phase, there they will decide कि I have to go further or not. समझे? मतलब G1 फेज में तो आना ही आना है दोनों को, लेकिन वहां जाने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि अब मैं G1 से S फेज में जाऊं या G0 फेज में जाऊं, आगे जाऊं या पीछे जाऊं. समझे? Yes, ma'am. एवरीबॉडी, वेरी गुड. सो याद रखो, G1 फेज में आने के बाद सेल डिसाइड करता है कि वेदर इट हैज टू प्रोसीड और इट हैज टू सस्पेंड द सेल साइकिल. सो मान लो सेल को आगे बढ़ना है तो G1 से वो S में चला जाएगा, और सेल को रेस्ट करना है तो वो G0 में चला जाएगा. और G0 में आ गया तो मैंने कहा G0 में वो सस्पेंड किए हुए हैं, आगे उनका मूड बनता है, चलो भाई बहुत आराम कर लिए, अब थोड़ा काम किया जाए, तो वो क्या करेंगे, G1 फेज में वापस आएंगे. ठीक है, कुछ सेल जो G0 में है ऑलरेडी, उनको लगता है कि अब मुझे वापस से डिवाइड करना है, तो वो G1 में एंटर करेंगे, फिर S में, फिर वो साइकिल कंटिन्यू होती है. हाँ हाँ, मैम, माइटोसिस के बाद जो 2 सेल बनते हैं उसको डॉटर सेल ही क्यों बोलते हैं? मैंने बताया ना बच्चा, जो मेन सेल है उसको हम पेरेंट सेल कह रहे हैं. ठीक है, पेरेंट का डॉटर. अच्छा, सन सेल क्यों नहीं कहते? Yes, ma'am. ओके. तो याद है आपको, मैंने कहा सिस्टर क्रोमैटिड, ब्रदर क्रोमैटिड क्यों नहीं कहते? मैम ये भी सवाल था, पूछा नहीं. वही तो बोल रही हूँ, फिर तो ये वो भी हो गया ना क्वेश्चन, क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमैटिड से क्यों डॉट, सन क्रोमैटिड क्यों नहीं? ठीक है, ये सब है ऐसे कुछ क्वेश्चंस. फाइन. सो दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन? इतना समझ में आया है? Yes, ma'am. ओके. Yes, नाउ ma'am. यू विल टेल मी अबाउट नर्व सेल एंड मसल सेल. वो कहाँ पर होते हैं हमारे सेल साइकिल के? बिकॉज नर्व सेल एंड मसल सेल, डू दे डिवाइड? उनमें सेल डिवीजन होता है क्या, नर्व सेल और मसल सेल्स में? हमारे न्यूरॉन्स डिवाइड होते हैं, हमारे मसल सेल्स डिवाइड होते हैं. न्यूरोग्लिया सेल डिवाइड होता है.
कौन से? न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया. Okay, I'm talking about neurons and muscle cells. Do they divide? न्यूरॉन्स से डिवाइड नहीं होता. न्यूरॉन्स नहीं होते. और मसल सेल्स समय. अच्छा, ठीक है बच्चों, देखो याद रखो, we are having 3 types of cell in our body. Please write it down, make a note of it. We are having 3 type of cells in our body. First one is labile cells. क्या? labile, Labile. First one is the labile cell. Second one is the stable cells. And the third one is the permanent cells. Okay. Third one is the permanent cells. Now, labile cell means what? These are the type of cell which frequently divides. Okay, वो हमेशा डिवीजन करते ही रहते हैं, जिनमें हमेशा डिवीजन चलती रहती है. ठीक है. So, can anybody give example of labile cells in our body? कौन से सेल्स होंगे labile cells जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं? मैम मे बी स्किन सेल. Very good. Definitely. See, this is winter season going on. हमारे आज देखो, आज हमने अगर अपनी dead skin clean की, after 2 days again dead skin will be there. ठीक है. So here this skin is what? Skin is nothing but they are the cells, right? They are made up of cells. So they are dividing. Instead of dead cell, every day the dead cell get replenished by the new cells. So यहाँ पे division चल ही रही है. So labile cell का example is the skin cell. Next, gastrointestinal tract, हमारी जो GIT है, ठीक है, पूरा digestive system, उसके जो cells हैं, they are also the labile cell. They continuously, क्योंकि खाना अंदर जा रहा है, cells are very sensitive, बहुत सारे damages चलते रहते हैं अंदर. ठीक है. तो हर बार वो replenish होती रहती है, new cells form होते हैं. So GIT is also example of labile cell. Next is the bone marrow. ठीक है. Bone marrow, you know, bone marrow which is present inside the bone, it produces, उसको हम क्या बोलते हैं? Pluripotent cell बोलते हैं bone marrow को. Yes or no? Bone marrow cells are called pluripotent cell. Why? First of all, what is pluripotent? Yes, बच्चा लोग, ऐसा मत रिएक्ट करो कि फर्स्ट टाइम सुन रहे हो टर्म. यस, श्रेया, मिलिन, खुशी, अमृता. What is pluripotent? See, plural means many. Potent, some potency is there, right? Pluripotent. Dividing power. हाँ, But have multiplying powers. बहुत सारे में multiply होता है. ठीक है. देखो, जब एक सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनाने की कैपेसिटी रखता हो, ऐसे सेल को हम प्लूरिपोटेंट सेल कहते हैं. सो आप मुझे बताओ, बोन मैरो से कौन से सेल्स बनते हैं? बोन मैरो से WBC. ओके, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उनके साथ साथ प्लेटलेट्स भी बन जाते हैं. यू नो, प्लेटलेट्स इज नॉट द सेल एक्चुअली. ठीक है, लेकिन आरबीसी बना सकता है, डब्ल्यूबीसी बना सकता है, और भी, मतलब हमारे, आप इमेजिन करो, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो उनको भी अगर कोई सेल फ्यूचर में चाहिए, दैट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस बाय दिस बोन मैरो से. ठीक है, बोन मैरो, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? प्लूरिपोटेंट. मतलब उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सिंगल खुद की तरह सेल नहीं बना रहा है, बल्कि
खुद के अलावा भी अलग सेल्स बना रहा है। अभी देखो बोन मैरो का सेल का स्ट्रक्चर कुछ अलग ही है, लेकिन वो आरबीसी भी बना सकता है जिसका स्ट्रक्चर अलग है, डब्ल्यूबीसी बनाता है जिसका स्ट्रक्चर अलग है। तो ऐसा सेल जो अलग अलग तरह के सेल्स बना सके उसको हम प्लूरीपोटेंट कहते हैं, ठीक है। और टोटीपोटेंसी बहुत ही अलग टर्म है। टोटीपोटेंसी क्या होती है? सेम टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं बहुत वेरी सारे। गुड। हाँ, लार्ज नंबर ऑफ सेल बट द सेम टाइप, ठीक है, सेम टाइप ऑफ सेल्स बनेंगे वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में, उसको हम टोटीपोटेंट कहेंगे। और प्लूरीपोटेंट में बहुत सारे नंबर तो लार्ज ही है लेकिन अलग अलग टाइप्स भी है सेल के, तो उसको हम प्लूरीपोटेंट कहेंगे। इज दिस क्लियर? इज Yes. दिस क्लियर? Yes, हाँ। ma'am. So bone marrow cells are also the labile type of cell in our body. So 3 examples मैंने दिए, skin, GIT और the bone marrow. These are the type of labile cell जो हमेशा divide होते रहते हैं. Next type of cell is the stable cells. Now stable cells are the type of cells which generally do not divide. ठीक है, मतलब normal situation में they do not divide. But if requires, ठीक है, कभी जरूरत पड़ी तो they can divide. Get it? That is why they are called stable cells. For now they are stable, they are not dividing, but if it is required, बहुत ही urgency आ गई तो वो divide हो सकते हैं. Say for example our liver cell, हमारे liver cells अभी जैसे हैं वैसे ही normally function कर रहे हैं अपना, लेकिन मान लो in future we met with an accident, अगर हमारा कुछ कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, और उसमें हमारे लीवर के सेल्स जो हैं वो डैमेज हो गए, तो that can be replenished, that can be newly produced by the cell division. So at that time liver के cells हमारे नए cells बना सकते हैं. So now the example for the stable type of cell लिखो, liver, pancreas, liver, pancreas, ये एग्जाम्पल है स्टेबल सेल्स. नेक्स्ट इज द परमानेंट टाइप ऑफ सेल. आपको परमानेंट से ही नाम पता चल रहा होगा कि दे आर नॉट गोइंग टू डिवाइड एट ऑल, कभी भी जिंदगी में डिवाइड नहीं होते. दे आर परमानेंट, वैसे के वैसे फिक्स हो गए हैं, अब वो कभी लाइफ में डिवाइड नहीं होंगे. सो ऐसे टाइप ऑफ सेल्स को हम परमानेंट सेल्स कहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ द परमानेंट सेल आर मसल सेल्स एंड द न्यूरॉन्स, आवर नर्व सेल्स, ठीक है, हमारा जो नर्व सेल्स है और मसल सेल्स, ये दो सेल्स परमानेंट सेल्स होते हैं जो कभी 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 जिंदगी में डिवाइड नहीं होंगे. आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम मान लो हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हमारे मसल सेल्स जो हमारे मसल्स के सेल्स हैं वो डैमेज हो जाए, तो क्या उनकी जगह पर नए सेल बनेंगे? नहीं बनेंगे, ठीक है. तो नए सेल्स नहीं बनते हैं, मतलब कि पुराना जो मसल सेल्स ऑलरेडी है वो कभी डिवाइड होकर नया सेल नहीं बनाएगा. क्यों नहीं बनाएगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एनीबॉडी? क्यों नहीं डिवाइड होते हैं? देखियो, डिवीजन के लिए आपको Lack of पता है क्या क्या? centriole. वेरी गुड, ठीक है. सो दे डू नॉट हैव सेंट्रोसोम, दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल जिससे स्पिंडल फाइबर बनता है. अगर स्पिंडल फाइबर ही नहीं बनेगा तो सेल डिवीजन इज नॉट पॉसिबल. दैट इज व्हाई नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स they do not divide. Is it clear everybody? All the 3 type of cells, labile cells, stable cell and मैम एक बार permanent. स्टेबल सेल्स बताओ ना. Stable cells are the type of cells which do not divide generally, but in case if it is required they can divide. ठीक है, मतलब Okay, ma'am. नॉर्मली वो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं डिवाइड करते हैं. मतलब जितना स्पीड से, जितना जल्दी जल्दी हमारे स्किन के सेल डिवाइड होते हैं, उतना स्पीड से, उतने जल्दी जल्दी लीवर के सेल और पैंक्रियास के सेल नहीं डिवाइड करते. मतलब जनरली नहीं करते हैं, बट किसी कारणवश, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से अगर हमारे सेल्स को डैमेज हो गया, लीवर को या पैंक्रियास को डैमेज पहुंचा, तो वहां पे बन सकता है. सो मैम इसीलिए लिवर डैमेज होता है. हाँ इसीलिए लिवर डैमेज होता है फिर. हाँ, ओके मैम. ठीक है. Now my next question is, so as I have told you, permanent cell they are not going to divide. So आप मुझे बताओ
कि वो सेल साइकिल के किस फेज में होंगे? G0 फेज में। G नॉट। जीरो फेज में, ठीक है। तो याद रखो, कोई भी सेल ऐसा नहीं है हमारे बॉडी में जिसकी सेल साइकिल ना हो, ठीक है। वो G0 फेज में है, दैट इज इन अ रेस्टिंग फेज में है, ठीक है। तो नर्व सेल्स एंड मसल सेल, दे रिमेन देयर ओनली, वो वहीं पर रहेंगे जिंदगी भर, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। जब तक हम सरवाइव कर रहे हैं तब तक दे विल रिमेन देयर इन द G0 फेज। याद रखोगे ये बात को? Yes, Now, ma'am. few extra or additional points which you need to remember for your NEET examination, which is not there in your textbook, वो मैं अब डिस्कस करूंगी। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई है, G0 फेज क्लियर हुआ है, आपको पता होना चाहिए आपके जो कैंसरस सेल्स हैं, ठीक है, they can also remain in the G0 फेज। मतलब क्या है, देखो ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को कैंसर हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट हो गई है, लेकिन दोबारा उसको कैंसर नहीं होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो उसका कैंसरस सेल है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो अभी के लिए G0 फेज में है, लेकिन इन फ्यूचर वो G1 से एंटर करके मल्टीप्लाई होने लगे, ठीक है। So is the cell cycle clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now let's move to some extra points. अब देखो, एज आई हैव टोल्ड यू कि माइटोसिस और बाइनरी फ्यूजन में यही फर्क है कि माइटोसिस बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक, मतलब कोई एरर का चांस नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग अगर इन अ वेरी 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 स्पेसिफिक मैनर, ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में चल रहा है। आप देखो, आप यहाँ पे मैंने अभी जो सेल साइकिल ड्रॉ की थी, आप लोग कंपेयर कर सकते हो कैसे सेल प्रॉपरली यहाँ ही जाना है। G1 फेज कंप्लीट किया, नाउ आई हैव टू एंटर इनटू S फेज। वहां पर टैग थोड़ी लगा हुआ है, लिखा थोड़ी हुआ है कि S फेज है, आ जाओ गेट खोलते हैं, ठीक है। G1 फेज आ गया, खोलो गेट खोलो। This is not mentioned over there, but everything is occurring in a very specific manner, एक proper sequence में चल रहा है, ठीक है। G1 के बाद S में ही जाना है डायरेक्टली, G2 में नहीं जाना है डायरेक्टली, M में नहीं जाना है, तो सब कुछ बहुत स्पेसिफिक चल रहा है। बाइनरी फिजन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यही सब डिफरेंस है। अब ये इतना स्पेसिफिक हो कैसे रहा है? मान लो कोई एरर आ जाए तो सेल का डिवीजन प्रॉपरली होगा ही नहीं। ये सब को रेगुलेट करने वाला कोई चाहिए। अगर मान लो आपके यहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स ना हो, ठीक है, वो ट्रैफिक पुलिस ना हो, ठीक है, किसी भी चीज को, से फॉर एग्जांपल स्कूल ही ले लो, अगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होंगे स्कूल्स के, तो वो बोलते हैं ना, हर कोई अपनी मनमर्जी करेगा, फिर everybody will live in his or her own way if there is no regulation, if there is no limitations, ठीक है। सो इसीलिए हर चीज को रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। सो हियर ऑल्सो ये जो सेल साइकिल इतनी स्पेसिफिक चल रही है, कैसे चल रही है? बिकॉज देर आर सम रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर दिस सेल साइकिल ऑल्सो। यहाँ पे बहुत सारे check points हैं, so that check points we are going to discuss now. Check point. Okay, students, do you all remember your schooling days? आप लोगों को याद होगा, हमारे टाइम भी होता था। We were having monitors and they used to check कि shoe polish है या नहीं है,
हेयर प्रॉपरली टाई है या नहीं है, ठीक है, रबर बैंड प्रॉपरली लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, तो यूनिफॉर्म इज प्रॉपर और नॉट, टाई कहाँ तक है, छोटी है बड़ी है क्या है, ठीक है। सो ये सब चीजें वो मॉनिटर चेक करता था। और मुझे बताओ जिसका नहीं होता था प्रॉपर उसको क्या किया जाता था? punishment. उसको साइड में लेते थे, राइट, उसको साइड में ले लेते थे। सो हियर आल्सो checkpoints exactly they do the same activity like our monitors, ठीक है, स्कूल के मॉनिटर्स जैसे करते हैं यहाँ के चेक पॉइंट्स भी वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो चेक पॉइंट्स का काम यही है, टू रेगुलेट, टू चेक, ठीक है। जीवन फेज में एज आई हैव टोल्ड यू, जीवन फेज में क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। द प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस, डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जो जो प्रोटीन चाहिए वो जीवन फेज में बनना है। तो जीवन फेज में प्रोटीन, जब जीवन से सेल एस फेज में जाएगा, जीवन से जब एस फेज में जाना होगा सेल को, तो वो क्या करेगा, पहले चेक पॉइंट आके चेक करेगा कि सारे प्रोटीन्स जो डीएनए सिंथेसिस के लिए चाहिए वो बने हैं कि नहीं बने हैं, सेल का जो साइज है वो प्रॉपर है कि नहीं है, सेल ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट हुई है कि नहीं हुई है। ये सारे चेक पॉइंट जब चेक 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 हो जाएगा, तो नाउ the checkpoint will allow the cell to enter from G1 phase to S phase. समझ में आ रही है बात? चेक पॉइंट्स का काम समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? Yes, ma'am. तो चेक पॉइंट्स का काम चेक करना ही है, नाम ही उसका बता रहा है कि चेक करेगा कि जो जो इवेंट उस पर्टिकुलर स्टेज में होना चाहिए वो इवेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो चलो भाई आगे बढ़ो, अगर नहीं हुआ है चलो साइड में। अब देखो साइड में जाने के बाद, जाने का मतलब क्या होता है, सेल के पास दो ऑप्शन, चेक पॉइंट क्या कहेगा, आइदर गो बैक अगेन, वापस जाओ जीवन में, मेक द रिक्वायर्ड थिंग्स, जो प्रोटीन चाहिए उसको बनाओ और फिर से आओ, ठीक है। वो बोलते हैं ना शू पॉलिश नहीं है वापस जाओ, कपड़ा लो साफ करो फिर से आओ, नहीं तो क्या करो घर जाओ। तो दो ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ भी क्या है, चेक पॉइंट दो ऑप्शन दे रहा है सेल को, आइदर आप क्या करो वापस से पिछले स्टेज में जाओ, जो जो जरूरतें हैं उसको कंप्लीट करो, या फिर one important terminology you might have heard in human health and disease chapter, कैंसर में सुना होगा एपोप्टोसिस, सुना है? सुना है एपोप्टोसिस? Yes students, have you heard this word? सुना नहीं सुना मेरे को बताओ आप। Anyhow I am going to explain that. एपोप्टोसिस नहीं पता है, ठीक है जाने दो। लिसन स्टूडेंट्स, एपोप्टोसिस का डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ। मतलब एपोप्टोसिस जब होगा तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ किसके थ्रू होगी, आपको पता है मैक्रोफेजेस करते हैं, सेल को खाने का काम, सेल की किलिंग का काम। टाइप ऑफ सेल जो न्यूट्रोफिल्स है, जो मैक्रोफेजेस हैं, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है ना ये सब, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब आके सेल को खा जाते हैं, खराब सेल, ठीक है। तो एपोप्टोसिस हो जाएगा या फिर वापस जीवन फेज में चला जाएगा, जो जरूरतें हैं वो पूरी करके फिर वापस आएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? समझा है? श्रेया, इर्जा, अमय? Yes, ma'am. ओके, सो ये याद रखो, एपोप्टोसिस एक ऑप्शन है और एक वापस से भेज देना ऑप्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेक पॉइंट्स। तो ऐसे आपको क्या लगता है कितने चेक पॉइंट्स होंगे फिर सेल साइकिल में, कितने चेक पॉइंट्स होंगे? 3. 3। कहाँ कहाँ होंगे बच्चे?
G1 और S के बीच में, और S और G2 के बीच में, और G2 और M के बीच में। ओके, सो ठीक है, अब जो खुशी ने बताया वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। she is saying कि there are 3 checkpoints. One between G1 and G2. Here, so this is checkpoint 1. Next, between S and G2, checkpoint 2. Third one, between G2 and M. So this is according to Kushi. Now I will say there are 4 checkpoints. ठीक है, एक और चेक पॉइंट होता है। तो सबसे पहले नाम लिखो चेक पॉइंट्स के। राइट डाउन द नेम ऑफ द चेक पॉइंट्स। G1 और S चेक पॉइंट, G1 और S चेक पॉइंट मतलब G1 और S के बीच का चेक पॉइंट। एंड स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे अब बता दूं, यहाँ छोटी सी मिस्टेक है। Second, the name of the second checkpoint is intra S. Intra S. Now, I hope you know the difference between inter and intra. What is inter and what is intra? Yes, bacha. If I say intra S, what does it mean? Within S. Very good. So within S, S के अंदर ही. So the second checkpoint is not between S and G2, but it is instead it is within the S phase. ठीक है, ये S phase के अंदर ही होता है। Remember, so आप अगर checkpoints के नाम याद रख लोगे ना, so it will become very easy to locate the checkpoints. So the second checkpoint is the intra S checkpoint. Now the third checkpoint is G2 or M checkpoint. Third checkpoint is G2 and M. And fourth checkpoint is, the name of the fourth checkpoint is something different. The name of this is spindle assemblage checkpoint. Spindle assemblage. Please write it down. This is assemblage. Fourth checkpoint is the spindle assemblage checkpoint. नाम है उसका, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लेट मी टेल यू। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, स्पिंडल का असेंबली कहाँ पे होगी बताओ मुझे। वेयर द स्पिंडल फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड इन विच फेज ऑफ द एम फेज? बताओ स्पिंडल फाइबर्स कहाँ बनते हैं? सेंट्रोम। हाँ, सेंट्रोमेयर बनाता है, आई एग्री। सेंट्रोमेयर और सेंट्रोजोम बनाता है स्पिंडल फाइबर, बट कैरियोकाइनेसिस के टाइम बनाता है, राइट? ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस के अंदर भी आई हैव टोल्ड यू देयर आर 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सो आपको ये बताएगा मुझे कि स्पिंडल की असेंबली कहाँ होगी?
मेटाफेज। Very good. In metaphase, because you know all the chromosome which has condensed in prophase and metaphase stage, they will lie at the equatorial plate. वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे, और ऊपर से जो सेंट्रोमियर या सेंट्रोजोम है, सॉरी नॉट द सेंट्रोमियर बट द सेंट्रोजोम ऑर्गेनली, वो क्या करेगा, वो स्पिंडल फाइबर्स बनाने स्टार्ट कर देगा, सो दैट द क्रोमोजोम और द सिस्टर क्रोमैटिड शुड Okay, sorry students, I got disconnected. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, ठीक है. So the fourth checkpoint, as I have told you, वो मेटाफेज और एनाफेज के बीच में है. ठीक है, तो वो वहां पे चेक करेगा कि सेंट्रियोल्स ने बराबर से स्पिंडल फाइबर्स बनाए कि नहीं बनाए, और बनाए तो सारे स्पिंडल फाइबर्स कैनेटोकोर को प्रॉपरली अटैच है कि नहीं अटैच है, कोई क्रोमोसोम लेफ्ट तो नहीं हुआ है, छूटा तो नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको पता है, देखो आप लोगों ने प्लॉइडी लेवल पढ़ी होगी, पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, कि अगर प्रॉपर कभी कभी स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर को बराबर से पकड़ नहीं पाते तो वो क्रोमोसोम रह जाएगा, और एक सेल में कभी कभी ज्यादा क्रोमोसोम आ जाएंगे या कम क्रोमोसोम आ जाएंगे अगर उनका डिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ तो. ठीक है, सो पॉलीप्लॉइडी या एन्यूप्लॉइडी हो सकती है. इसीलिए ये चेक पॉइंट प्रॉपरली चेक करता है कि स्पिंडल फाइबर्स बने हैं या नहीं बने हैं, काइनेटोकोर को प्रॉपरली अटैच हुए हैं कि नहीं हुए हैं. ठीक है, इंट्रा एस फेज वाला जो चेक पॉइंट है वो क्या चेक करेगा, बताओ मुझे. The सेल protein are प्रॉपर्ली डुप्लीकेट हुए, properly synthesis. हाँ हाँ हाँ, सेल डियर. प्रॉपर्ली डुप्लीकेट हुए कि नहीं. एस फेज, इंट्रा एस, एस में मुझे बताओ विच इज द मेजर इवेंट टेक्स प्लेस इन एस फेज. DNA डीएनए replication. रेप्लिकेशन. हाँ, सो द डीएनए हैज प्रॉपरली रेप्लिकेटेड और नॉट. ठीक है, जितना डीएनए कंटेंट चाहिए वो डबल हुआ है या नहीं हुआ है, सो दिस विल बी चेक बाय द इंट्रा एस फेज का. ठीक है, फिर सेम वे G2 में जो प्रोटीन्स सेल डिवीजन के लिए चाहिए वो प्रोटीन्स बने हैं या नहीं बने हैं, दैट विल बी चेक बाय G2 एंड M फेज का चेक पॉइंट. सो दीज आर द चेक पॉइंट्स which you need to understand and remember. अब देखो, in case of cell, every activity, चाहे वो सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो, इंटरेक्शन हो, ठीक है, एंटीबॉडी एंटीजन का इंटरेक्शन हो, ये सब कुछ इट इज प्रोटीन मीडिएटेड. ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोटीन के थ्रू सेल में कम्युनिकेशन होता है. सो हियर ऑल्सो ये जो चेक पॉइंट मैं बता रही हूँ, वहां तो कोई वॉचमैन चौकीदार बैठा नहीं है डंडा लेके, राइट. कुछ मॉलिक्यूल्स ही होंगे, कुछ केमिकल्स ही होंगे जो ये सब कुछ चेक कर रहे होंगे. सो इन मॉलिक्यूल्स का, इन केमिकल्स का नाम है साइक्लिन्स. राइट डाउन है, साइक्लिन, CYCLIN, साइक्लिन एंड CDKs. कैसे लिखोगे? C कैपिटल, D कैपिटल, K कैपिटल, S स्मॉल, CDKs. Cyclin and CDKs are the regulators in the checkpoint which regulate the cell cycle. So आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि the cell cycle is regulated by dash and dash, so cell cycle is regulated by cyclin and cyclin dependent kinases. CDK का फुल फॉर्म है. ठीक है, cyclin dependent kinases.
So this was all regarding the cell cycle. Is it clear to everybody? सबको समझ में आया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. ठीक Yes, है? ma'am. So students, one small task for you all. Whenever we will meet in the next lecture, हम लोग नेक्स्ट सेल डिवीजन स्टार्ट करने से पहले इस सेल साइकिल पे एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, लाइव टेस्ट. ओके, यू ऑल माइट बी नोइंग अबाउट मेंटी क्विजेस. ठीक है, हम लोग ऑनलाइन क्विज खेलेंगे. ठीक है, सो आप लोग प्रिपेयर कर लेना इस टॉपिक को. ओनली सेल डिवीजन, सेल साइकिल, not the cell division part. So for 10 to 20 minutes we will resolve some questions, we will solve out. ठीक है, हम लोग कुछ questions discuss करेंगे. I also have some PDF format में questions है, वो भी मैं display कर दूंगी, आपको लोग को दे दूंगी. तो वो करिएगा सॉल्व, और लाइव क्विज तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही. सो वहां पे स्कोर भी पता चल जाएगा किसने कितना दिया है, क्या दिया है. Have you ever played that such type of game? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किया है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो हम लोग लाइव क्विज कर लेंगे. ठीक है, एपोप्टोसिस. ठीक है बच्चे, देखो आप लोगों ने इम्यूनिटी पढ़ा होगा या डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी का पढ़ा होगा. तो आपको पता है कि सेल जो है वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकता है खुद के सेल्स को, क्योंकि खुद के सेल्स को और फॉरेन पार्टिकल्स को. जब कभी कभी खुद के सेल्स भी डैमेज होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, तो उनको भी फैगोसाइटोसिस, आप लोगों ने वर्ड पढ़ा होगा फैगोसाइटोसिस. सो जो मैक्रोफाज सेल होते हैं, मैक्रोफाज इज अ टाइप ऑफ WBC सेल. ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैक्रोफाज हो गए, ये सब WBC के सेल्स हैं. ये क्या करते हैं, उस सेल को खा जाते हैं. ठीक है, खा जाते हैं मतलब क्या, do they have mouth to eat, to bite, do they have teeth? No, ma'am. तो कैसे खाते हैं, कैसे खाते हैं फिर, बोलो. आप लोगों ने एक ऑर्गेनेली पढ़ी होगी हमारे सेल में जो ये काम करती है. एक सेल में एक ऑर्गेनेली है जिस जो ये काम करती है. सुसाइडल बैग किसको कहते हैं? Lysosome. Lysosomes. वेरी गुड. ठीक है, लाइसोसोम इज द ऑर्गेनेली व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग. क्यों? क्योंकि जब उसको लगता है कि अब ये सेल किसी काम का नहीं रहा, सो वो खुद को ही बर्स्ट कर लेती है ऑर्गेनेली, एंड इट रिलीजेस ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक है, जो सेल को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा. सो उसी को. ठीक है, सो वैसे ही मैक्रोफाजेस भी करते हैं. मैक्रोफाजेस आर द टाइप ऑफ सेल्स जो क्या करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत सारा रिलीज करेंगे और फिर इस सेल को किल कर देंगे. दैट इज नथिंग बट द एपोप्टोसिस. और ये प्रोग्राम्ड होता है, मतलब इस सेल को मारना, वो बॉडी को पता चल जाता है कि दिस सेल इज ऑफ नो यूज, तो उसको ही प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं. ठीक है, मतलब अनजाने में नहीं हुआ है, जानबूझकर किया जा रहा है, तो उसको हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ एपोप्टोसिस को कहते हैं. इज इट ओके खुशी? Yes, समझ में ma'am. आया? ठीक है, so this was all regarding the cell cycle. I hope आप लोगों को सब कुछ रिकॉल हो गया है, और जो नहीं पढ़ा था वो भी पढ़ लिया है. तो सेल साइकिल अब नींद में भी कुछ पूछा जाए तो बता लोगे? Yes, ma'am. Yes. ओके, Yes, सो ma'am. हाँ, आपके पास भी क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग प्लीज आज ही घर पे बैठ के सॉल्व करिए. देखिए आपको कितना अटेम्प्ट करने के लिए आ रहा है, आप लोग कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो आज के टॉपिक के बाद. और आपकी टेक्स्ट बुक एक बार रीड कर लो, एंड प्लीज ऑल्सो गो थ्रू दी NCERT. ठीक है, सो विल मीट इन द Ma'am, नेक्स्ट. हाँ बोलो बच्चा. मैम एनसीईआरटी में ऐसा कुछ मतलब अलग से सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन? नहीं दिया है, हाँ करेक्ट. ओके, तो कौन से पेज तक पढ़ेंगे तो होगा उसमें से? वही बोल रही हूँ आपके, मैं आपको बता रही हूँ ये जो सेल साइकिल का टॉपिक है आपकी टेक्स्ट बुक में ज्यादा डिटेल में दिया है एज कंपेयर टू NCERT. ओके मैम. ठीक है,
आपको इतना मैं बता दूं कि चेक पॉइंट्स मेंशन भी नहीं किया गया है एनसीईआरटी में। आप लोग के पास दोनों टेक्स्ट बुक होगी, आप लोग रेफर कर सकते हो। चेक पॉइंट्स के बारे में बताया भी नहीं गया है, ना साइक्लिन के बारे में, ना साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में, आपके चैप्टर में ये क्लियरली मेंशन्ड है, इसलिए मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है, तो एक बार आपकी टेक्स्ट बुक रीड कर लो, देख लो, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा एनी टाइम यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी। Yes, ma'am. Okay, so goodbye everyone, here I will end the session. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Goodbye Care. everyone, take care, goodbye.